नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुंबई में हनुमान चालीसा को या पाठ करने को लेकर मचा विवाद अभी भी लगातार जारी है। मुंबई में घमासान जारी है। सांसद नवनीत राणा को उनके पति रवि राणा के साथ बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया है। पेशी से पहले नवनीत को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि नवनीत राणा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ बीजेपी आईपीसी की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नवनीत राणा पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगा है। इससे पहले शनिवार को दिन भर हंगामे के बाद पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं रवि राणा दंपति पर एफआईआर दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि देखिए, दो घटनाएं हुई हैं। एक तो हनुमान चालीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश की गई, इस पर जरूरी कार्रवाई की गई है। चलिए, अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नवनीत राणा पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है और आज इन दोनों नेताओं की कोर्ट में पेशी की गई है। बहुत आश्चर्य होता है कि लोकसभा की एक सांसद, महाराष्ट्र विधानसभा के ही एक विधायक, और वो पति पत्नी अपने घर में है, वो जाना चाहते मातोश्री में, वहां पुलिस प्रतिबंध कर सकती है अगर 144 लगी है या कोई भी दूसरा कारण भी हो कानूनी। लेकिन वो बाहर भी नहीं निकले, उनको गिरफ्तारी है। और जिन्होंने उनको सुबह से घर से बाहर नहीं आने दिया, बाजार में भी जाना हो, डॉक्टर के पास जाना हो, तो भी जो नहीं दे रहे, ऐसे और 144 धारा का सरासर उल्लंघन करके जो सैकड़ों शिवसैनिक जमा हुए, उनको तो कुछ एफआईआर भी नहीं। तो ये कैसा न्याय है? यानी जो सांसद और विधायक घर के बाहर गए नहीं, उनको किस अपराध में आप गिरफ्तार कर रहे हो? और जो उनको रोक रहे हैं, ये गैरकानूनी है रोकना। जो सुबह से उनके घर को घेराव डाल के बैठे हैं, उन पर कुछ नहीं कार्रवाई। महाराष्ट्र में दुर्भाग्य से यही चल रहा है। सरकार आपाधापी में है और सरकार बौखला गई है। इसलिए बीजेपी की पोल खोल कैंपेन है। अब विपक्ष का काम है कि सरकार की कोई गलतियां हुई है वो बताना जनता को, तो उसको भी होने नहीं दे रहे, उस पर पथराव कर रहे। नहीं, पूरा ये अन्यायकारक हमला है, भयानक हमला है, लोकतंत्र पर हमला है और किरीट जी की आवाज़ दबाने का प्रयत्न है, जो कि किरीट जी कभी होने देंगे नहीं। भाजपा मुंबई पूरे तन मन से किरीट जी के साथ है। पोल खोल अभियान क्या ऐसे ही जारी रहेगा? जैसे पोल खोल अभियान उसी तरह से चालू रहेगा। ये जनता का अभियान है, जनता इसको शुरू रखेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के मुंबई दौरे पे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। तो उसका तो हमने वैसे कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे व्यवस्था बिगड़े, कानून व्यवस्था अभी भी नहीं करेंगे। आज विशेष ध्यान रखेंगे। तो क्या कोई प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा गृह मंत्री को या पुलिस कमिश्नर को या किसी और? नहीं, वो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया कि वो, और चंद्रकांत पाटिल जी ने बताया कि वो गृह मंत्रालय में योग्य अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जिन्होंने भी कल का हमला देखा, जिस प्रकार के कार तोड़ी गई, पत्थरबाजी हुई, विदाउट कमांडो मुझे आधा किलोमीटर जाना पड़ा, तो जान लेने का ही प्रयास है। और क्या, मनसुख हिरन की लाश कुछ दिनों के बाद में मिली, इस प्रकार का हो, ऐसा प्रयास है। वो तो चाहते हैं कि हम माफिया, हम राज करेंगे, कोई भी हमारे विरुद्ध में बोलेगा। कल आज भी उनके उद्धव ठाकरे जी ने, प्रवक्ता वो नेता की भाषा बोलता है, वो संजय राउत नहीं बोलते। उद्धव ठाकरे जो कहते हैं वो बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री ये कहता है हम 20 फुट का गड्ढा करेंगे और उसमें विरोधकों को गाड़ देंगे जिंदा। ये मुख्यमंत्री और उनकी माफिया सेना की भाषा है।
तो मुंबई में हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर मचा घमासान जारी है। सांसद नवनीत राणा को उनके पति रवि राणा के साथ बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। पेशी से पहले नवनीत को एक और झटका लगा है। बता दें कि नवनीत राणा के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नवनीत राणा पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले शनिवार को दिन भर हंगामे के बाद पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं राणा दंपति पर एफआईआर दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि देखिए, दो घटनाएं हुई हैं। एक तो हनुमान चालीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश की गई, इस पर जरूरी कार्रवाई की गई है, इसलिए राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई है। वहीं कल रात की घटना पर भी एक्शन लिया गया है। इस मामले में समझदारी दिखाने की जरूरत है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर पथराव हुआ, ये किसने किया इसकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है, वह अपना काम बखूबी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह का माहौल जानबूझकर तैयार किया जा रहा है ताकि यहां पर राष्ट्रपति शासन लग सके। तो दिलीप वलसे पाटिल ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप पड़ा है कि जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ताकि यहां पर राष्ट्रपति शासन लग सके। तो कल से ही मुंबई में हाई वोल्टेज ड्रामा जो है लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मुंबई में हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच किरीट सोमैया ने भी प्रेस वार्ता की है। किरीट सोमैया ने प्रेस वार्ता करके मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं नवनीत राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महाराष्ट्र में अमरावती सांसद नवनीत राणा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत सरकारी काम को रोकने के लिए मामला दर्ज किया गया है। आज कोर्ट में नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की पेशी भी है। उन्हें पेश किया गया है कोर्ट में। बता दें कि खार पुलिस स्टेशन में अब तक 3 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 2 मामले नवनीत राणा के खिलाफ हैं, तो वहीं तीसरा केस भीड़ के खिलाफ दर्ज किया गया है। जानलेवा की धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया है। बांद्रा कोर्ट में पुलिस राणा दंपति की कस्टडी की मांग कर सकती है। राज्य सरकार को चुनौती देने के लिए कौन राणा दंपति की मदद कर रहा है, ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस जानना चाहती है। चलिए, इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमान से आपका परिचय करवा दें। सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मेरा सीधा सा सवाल है कि महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है? क्या मजहबी विवादों को इतना तूल देना सही है? देखिए पल्लवी जी, हनुमान चालीसा अगर इंडिया में नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में पढ़ा जाएगा क्या? ये तो जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के पुलिस जो रवैया अपना रही है, ये जो धार्मिक जो आस्था है ना, उसके ऊपर हमला कर रहा है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की सरकार लोगों को धमका के मारपीट करके वहां पर जो गुंडागर्दी के जो सरकार चला रही है, ठीक उसी प्रकार से अब जो है महाराष्ट्र में उद्धव सरकार चलाने का कोशिश कर रहा है। आपको मालूम होगा जिस शिवसेना की बात आज से कुछ साल पहले किया जाता था, बाल साहब ठाकरे का नाम, एक हिंदू का नाम आते ही बाल साहब ठाकरे का नाम आता था। वो शिवसेना जिन्होंने हिंदुओं के लिए काम किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप देखेंगे जहां भी किसी भी मंदिर के ऊपर या किसी भी हिंदू भाई के ऊपर किसी प्रकार का, अगर किसी भी राजनीतिक दल ने किसी प्रकार का
एक उंगली उठाने का कोशिश करता था, बाल साहब ठाकरे उनके ऊपर हमला करते थे, उनके ऊपर जो है उसके पक्ष में खड़ा होते थे। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है उद्धव ठाकरे जी को कि जिस राजनीतिक दल के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, उन्होंने अपना जो है ना राजनीतिक जो है खत्म करने का काम कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि हिंदुत्व को क्यों छोड़ेगी शिवसेना? हिंदुत्व का झंडा बुलंद करके पूरे देश में मशहूर हुई शिवसेना, अब आप चाहते हैं कि अपना हिंदुत्व छोड़ देगी वो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर? और हिंदुत्व साबित करने का ये कौन सा तरीका है कि जब तक आप अपने घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कराएंगे तब तक आप हिंदू नहीं कहलाएंगे? देखिए, जिस हिंदू की बात बाला साहब ठाकरे जी करते थे, आज वो शिवसेना नहीं रहा। आज सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, एक मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ जो है ना उस हिंदुत्व को खत्म कर दिया है। आपको मालूम होगा और पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि बाला साहब ठाकरे किसी पद के लिए या किसी पद का वो मुहताज नहीं थे। उन्होंने कभी चीफ मिनिस्टर के लिए या मंत्री बनने के लिए पार्टी नहीं बनाया था। उन्होंने पार्टी बनाया था हिंदुत्व के लिए। मुझे याद है, हम छोटा थे तब मैंने सुना था कि बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए जो है ना किसी आतंकवादी संगठन ने फतवा जारी किया कि अमरनाथ यात्रा रोक देंगे। बाबा साहब ठाकरे साहब ने उनको चुनौती दिया कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम रोक के देखो, हम बताते हैं। वो शिवसेना अब नहीं रहा। जब बाबा साहब ठाकरे साहब जब थे तब की शिवसेना और अब की शिवसेना में बहुत का फर्क हो गया है। आज जिस आस्था को खत्म करने का काम उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की जनता और पूरे देश की जनता देख रही है। और इसका जो है नुकसान जो है, सीधे आप पर आरोप लग रहे हैं कि राणा दंपत्ति की मदद अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्षी दल और उनके नेता तो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि नवनीत राणा ने अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया और ये सारे ऐलान नहीं किए, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, बीजेपी उनसे ये सब करवा रही है। देखिए, नवनीत राणा या उनके जो पति है वो कोई आम लोग नहीं है। 3 बार का विधायक रहे हैं उनके पति, और खुद नवनीत राणा खुद अमरावती से सांसद है। उनको किसी की बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं जो है महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए वो खुद काम करना चाहती है। वो निर्दलीय सांसद है। आप इसको सोच के देखिए, किसी दल का वो सांसद नहीं है, वो एक निर्दलीय सांसद है। आप सोच के देखिए ना कि निर्दलीय सांसद कोई आम लोग नहीं बन सकता है। उनके अंदर जो है उतना इच्छा शक्ति है जो आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, विकास के लिए काम करना वो चाहती है। आज उनको क्या किया, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उनके घर से उठा लिया गया। क्या उन्होंने क्या इतना कहने पर उनके घर से आप उठा लोगे और एक महिला को रात भर आप जो है खाना बंद करके रखोगे? ये कहाँ का ये कानून है? कानून का भी तो एक नियम है। अब उस कानून को खत्म कर दिए। सरकार और पुलिस मिलके इस लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। सीधा जो है इसमें बीजेपी का कोई कहीं से किसी प्रकार का जो है हाथ नहीं है। और जहाँ तक बात रहा बीजेपी की, तो बीजेपी तो पिछले 70 साल से हिंदू की लड़ाई लड़ रही है। तब कहाँ इन लोग गए जम्मू कश्मीर के अंदर, जब हमारे हिंदू भाई को वहां से भगाया गया, मारा गया, तब ये लोग कहाँ थे? हम तो लड़ाई पिछले 70 साल से लड़ रहे हैं हिंदुओं की। तो सीधी सी बात यह है, धर्म को जो है, धर्म के नाम पे जो उद्धव सरकार और शिवसेना के जो गुंडे, ये जो कार्यकर्ता हैं, ये लोग वहां पे मनमानी करके लोगों को धमकाने का काम कर रहा है। चलिए, आरबी उपाध्याय जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आरबी उपाध्याय जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, बात बस इतनी सी है कि
आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से महज मजहबी विवाद ही सामने आ रही हैं। क्या जानबूझकर इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है? ये दिख रहा है इस समय इस तरह का माहौल बन रहा है और बनाया जा रहा है, और राजनीतिक पार्टियों को शायद ये सूट भी करता है। उसी का परिणाम है, आप देखेंगे कि जब टिकट बंटवारा होता है तो जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, और तो और जो पब्लिक है वोट करती है वो भी जाति और धर्म के आधार पर करती है, न कि विकास के आधार पर करे या मुद्दों के आधार पर करे। और उसी का परिणाम है कि जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन से भी गायब हो जाते हैं। न महंगाई की बात होती है, न बेरोजगार की बात होती है, न शिक्षा की बात होती है, न स्वास्थ्य की बात होती है। बात होती है तो सिर्फ जाति और धर्म की होती है। और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। अभी मैं सुन रहा था कि शिवसेना हिंदूवादी नहीं है, शिवसेना आतंकवादी हो गई। अगर यही शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बना लेती तो वो हिंदूवादी थी, हिंदुत्ववादी थी, राष्ट्रवादी थी। और वही महबूबा मुफ्ती जब सरकार बनाई उसके साथ तो बिल्कुल महबूबा मुफ्ती राष्ट्रवादी थी। ये जो नैरेटिव है वो जनता भी देखती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और कामोवेश एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां देश की बात करेंगी, हिंदू की बात करेंगी, लेकिन उसके पीछे मंतव्य सिर्फ अपनी बात होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आना चाहती है, वोट लेना चाहती है, और उसी के लिए वो धर्म का भी सहारा लेती है। लेकिन धर्म और जाति और प्रांत का सहारा क्यों लिया जाता है? वो तभी लिया जाता है जब मेन मुद्दों पर डिलीवरी नहीं हो पाती। अगर विकास किया है शिक्षा और स्वास्थ्य, मान लीजिए मैं दिल्ली की बात करता हूँ, तो दिल्ली सरकार बजाय जाति और धर्म की बात करने की वो शिक्षा की बात करती है। वो कहती है भी हमने जैसे स्कूल बनाए हैं वैसे स्कूल बनाए और उस पर राजनीति करें। एक्चुअल में राजनीति मुद्दों पर ही होनी चाहिए, न कि जाति और धर्म, हिंदू मुस्लिम, सिख पर, ईसाई पर। देखिए ये देश है और इस देश में अगर इस तरह का कल्चर मजे की बात है ना सर, देखिए हमारे देश के लोगों को सूट भी यही कर रहा है। उन्हें बड़े मजे आते हैं जब इस तरह की चटपटी कई बातें हो रही हैं या धर्म के नाम पर सियासत हो रही है। उन्हें लगता है कि नहीं, अब हम एकजुट हो गए हैं। ये एकजुट का नैरेटिव यहाँ पर पेश किया जा रहा है कि पहले हिंदू बिखरा हुआ था लेकिन अब हिंदू एकजुट हो गया है, अब लोगों को क्यों परेशानी हो रही है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि असल मुद्दों से तो हमारा ध्यान ही भटक गया। देखिए सरकारें तो वही चाहती हैं, राजनीतिक लोग वही चाहते हैं कि भी जाति और धर्म पर ही होता रहे, हिंदू के नाम पर होता रहे, मुस्लिम के नाम पर होता रहे, तो फिर विकास बेमानी हो जाएगा। विकास की कोई बात ही नहीं करेगा। आज कोई पूछ रहा है कि भी पेट्रोल डीजल के रेट क्यों बढ़ गए हैं? कोई नहीं पूछ रहा है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? कोई नहीं पूछ रहा है। हिंदुत्व पहले है, मुस्लिम पहले है, पहले मुस्लिम को मारना है, फिर हिंदू को मारना है, फिर उसको का क्या एक अजीब सा माहौल। और इस माहौल में मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा प्रगति के रास्ते नहीं होते हैं। ऐसे रास्तों पर प्रगति बाधित होती है। हम पाकिस्तान को देखें, वो धर्म के नाम पर मुल्क बर्बाद हो चुका है, कंगाल हो चुका है, वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मैं मानता हूँ हर राष्ट्र की अपनी एक पहचान होती है, अपनी पहचान एक अलग है, और वो पहचान बहुत सारे राष्ट्रों में बहुत सारे धर्म के लोग भी रहते हैं और वो राष्ट्र काफी आगे पहुंचते हैं, उन्नति कर रहे हैं। उनके मेन मोटिव ये, आज अगर भारत यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत था। ये बात अलग है कि मंदिर और मस्जिद नहीं बना के उन्होंने इंडस्ट्री बनाई, उन्होंने मझगांव गोदी बनाया जहाँ नेवी के लिए शिप बनेंगे और जहाँ पनडुब्बियां बनेंगी। उनका मिशन, देखिए मिशन क्या है मेरा, उन्होंने मून मिशन बनाया, उन्होंने परमाणु के लिए काम किया, उन्होंने कंप्यूटर को ध्यान है। जब कंप्यूटर आया था तो बहुत विरोध हुआ था कि भी सैकड़ों लोगों का काम एक कंप्यूटर करेगा, बेरोजगारी आ जाएगी, और बड़ा हो हल्ला हुआ था। और आज देखिए कि अगर कहीं रोजगार के अवसर हैं तो आईटी क्षेत्र में, और आज हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। अगर उस समय प्लानिंग के तहत कंप्यूटराइजेशन नहीं किया गया होता तो क्या आज हम डिजिटल युग की बात सोच सकते थे?
ये सब कुछ बेमानी लगता है। चलिए देखिए विवेक मैं तो अब जी जी अभी आर उपाध्याय भी जी प्लान लौटती हूँ मैं आपके पास। विवेक मिश्रा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के वे नेता हैं। विवेक जी स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। सर 2014 से ये लाइन बड़ी फेमस हुई थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या इन्हीं दिनों का वादा कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी? आ गए अच्छे दिन? देखिए मैम, जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से जो सरकार इतनी पूर्ण बहुमत के साथ आई, वो कहीं न कहीं हिंदुओं का एक बड़ा समर्थन उनको था। हाँ। वह समर्थन इसलिए भी था कि हिंदू पिछले लंबे समय से 1000 वर्षों से इस भारत भूमि पर लगातार पीड़ित और प्रताड़ित रहा है। यहाँ उसके मंदिरों को तोड़ा गया है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए हैं, आज भी लक्षादेश के अंदर चल रहा है, गौ माता की हत्या हुई है और करोड़ों भाइयों का कत्ल हुआ है। आजादी के बाद लगा था कि स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया। आए लोगों ने वादा दिया, 80-20 के आधार पर चुनाव अभी भी इस देश के अंदर हो ही रहे हैं। हिंदुओं ने बड़ी आशा के साथ इनको चुना था, लेकिन जो इस्लामिक जिहाद देश के अंदर। माफ कीजिएगा विवेक जी, बस थोड़ी देर के लिए आपको मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। ब्रेक के उस पार सर आपकी पूरी बात हम सुनेंगे, जल्द हाजिर होंगे। चलिए एक बार फिर से चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। बताइए विवेक जी, आप अपनी बात जारी रखिए सर। हाँ, मैं यही कह रहा था पल्लवी जी कि अच्छे दिन का तात्पर्य हमारा ये था कि हमको रोटी भी चाहिए, हमको सस्ती शिक्षा भी चाहिए, हमको चिकित्सा भी चाहिए और हमको कश्मीर की तरह इस्लामिक जिहाद पूरे देश में ना फैले, वह भी अच्छे दिन चाहिए। मेरी बहन बेटियों की रक्षा हो, सुरक्षा हो, वो तरीके से घूम सकें, है ना, भयमुक्त समाज उनके लिए हो और इस प्रकार से गौ माता की हत्या ना हो, इस्लामिक जिहाद के माध्यम से जो जनसंख्या बढ़ रही है देश पर कब्जा करने के उद्देश्य से उस पर विराम लगे, कॉमन सिविल कोड बने, ये सारी चीजें भी अच्छे दिनों में सम्मिलित थी। दुर्भाग्य से मुझे वो सपने पूरे होते हुए नहीं लग रहे हैं। केवल और केवल हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेककर सत्ता प्राप्त की जा रही है और आज वही हो रहा है देश के अंदर जो पहली सरकारें कर रही थी। मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा की और देखिए सब लोग अपने अपने धर्म को मानना, समझना, उसकी पूजा करना जानते हैं, तो ये बेवजह का तूल क्यों कि मैं वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मैं वहां जाकर नमाज पढ़ूंगा, क्यों करना है हमें ये सब? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इस प्रकार का माहौल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो हनुमान जी हैं वो सड़क का विषय नहीं है, वो बेहद पवित्रता के साथ हमको हनुमान चालीसा मंदिरों में और अपने घरों में करनी चाहिए। लेकिन ये प्रत्युत्तर है उन कट्टरपंथी जिहादियों का जो सड़कें जाम करके और नमाज पढ़ते हैं, यातायात बाधित करते हैं और अगर कोई विरोध करता है तो उस पर हमले करते हैं और हनुमान हमारी यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करते हैं। ऐसे लोगों का एक प्रत्युत्तर स्वरूप है कि यदि प्रशासन रोकने में नाकाम है, इस देश की व्यवस्था मुसलमानों को रोकने में नाकाम है, तो हमको भी फिर वही करना पड़ेगा। कठे साक्षम समाचरित, प्रशासन उनको रोक ले, हम स्वतः सड़कों पर अपना हनुमान चालीसा बंद कर देंगे। कुछ एक अराजक तत्वों की वजह से क्या पूरी कौम को बदनाम करना ठीक है? सुरेंद्र सिंह जी। देखिए, ये जो इच्छाधारी हिंदू जो है, जब आप देखे होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था, उस समय आपने देखा होगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, संजय सिंह हो या लेफ्ट के जितने भी नेता, ये तमाम ऐसे नेता थे जो इच्छाधारी हिंदू बन के उत्तर प्रदेश के तमाम मंदिर में घूम रहे थे और अपने आप को हिंदू साबित करना चाह रहे थे कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। लेकिन आज जब ये हनुमान चालीसा पढ़ने की बारी आई या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उन्होंने कहा, तो और कल जब नवनीत जी को जब गिरफ्तार किया, किसी ने कोई ट्वीट
कुछ नहीं किया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यही आज से 4-5 दिन पहले जब जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के ऊपर जब बुलडोजर चला तो आपने देखा होगा वहाँ तमाम ये इच्छाधारी हिंदू जो है, ये बमपंथी सोच वाले लोग वहाँ पहुंच के किस प्रकार से नौटंकी वहाँ पे किया, किस प्रकार से वहाँ के माहौल को खराब करने का काम किया, और किस प्रकार से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए हर किसी को वहाँ पर जो है बलगाने का काम किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो इच्छाधारी हिंदू है, इनके बारे में पूरा हिंदुस्तान को मालूम हो चुका है, पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है कि ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, जब राजनीतिक जब इनकी कुर्सी खिसकने लगता है तब जो है इच्छाधारी हिंदू ये बनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, ये 70 साल से लड़ाई हिंदुओं की लड़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, 370 धारा हटने के बाद किस प्रकार से वहां पे आज हर एक व्यक्ति को वहां जाने का जो एक वहां का जो एक क्या बोलते हैं, जो जमीन लेने का या वहां घर बनाने का जो रास्ता खुला है, मैं उसके लिए जो है आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री अमित आप शाह ये जी को बताएं धन्यवाद सर, देना फिर चाहता हूं। अब तक कितने लोगों ने वहां पर जमीन खरीद ली? आप चलिए इसी का आंकड़ा दीजिए। आपको ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है या भय का माहौल अब नहीं रहा है? तो ये आंकड़े भी तो होंगे ना आपके पास कि वहां पर कितने लोग बिल्कुल, जमीन बिल्कुल खरीदने के पल्लवी लिए जी, तैयार हो गए, बिल्कुल कितने जी, कश्मीरी पंडितों का पल्लवी आपने जी, पुनर्वास कर दिया? पल्लवी जी, मैं वही तो मैं कह रहा हूं, जब से 370 धाराएं वहां पे हटी और वहां पे जो एक अमन का रास्ता खुला और वहां पे जो आम लोगों को जाने का एक रास्ता खुला, आज उस पे काम चल रहा है। और आज आपको मालूम है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरा पे है और आज 20,000 करोड़ का पैकेज वहां पर दे रहा है ताकि जम्मू कश्मीर का विकास पूरे देश के अंदर जो है एक मिसाल, एक अच्छा जम्मू कश्मीर कैसा हो उसके लिए काम कर रही है। और आज जो है जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि हर जगह जो है अमन का जो है एक लहर चल रहा है। तो अभी तो हम 370 धाराएं हटी, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है और आप देखेंगे आने वाला टाइम में जो है पूरे देश के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदेंगे, अपना घर बनाएंगे, अपने बाल बच्चा को वहां पे जो है पढ़ने लिखने के लिए भेजेंगे, वहां घूमने के लिए भेजेंगे। तो अभी तो काम वहां पर शुरू हुआ है और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के हमारे जो हिंदू भाई, जो हमारे पंडित भाई थे, उनके साथ जो अत्याचार हुआ उसके ऊपर भी काम चल रहा है। आप देखेंगे बहुत जल्द जो है ये जो हमारे पंडित भाई थे ये दोबारा से जम्मू ये सब कश्मीर कुछ में बिल्कुल जाने वैसे का ही काम होने करेगा। वाला है सुरेंद्र जी। जैसे काला धन वापस आ गया, जैसे 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आ गए, जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं, 2014 से ये सब होने ही वाला है। जैसे महंगाई पर आप लोग चोट करने वाले थे, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा भविष्य में जैसे ये सारे काम हो गए। बिल्कुल नहीं। जैसे आप हर साल कितने 2 करोड़ 20 करोड़ कितने रोजगार देने वाले थे आप हर साल? उस पे जो है पल्लवी जी 2014 में जो हमने घोषणाएं की थी उस पे हमने 70 से 80% काम हमने किया। मैं अगर अभी आपसे एक एक आंकड़े मांगने लगूंगी ना सर, तो आप आंकड़े भी नहीं दे पाएंगे। अभी अगर मैंने आंकड़े मांगने शुरू कर दिए ना सर, तो आप आंकड़े भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपको ये जरूर याद होगा कि कहां पर और किस तरीके से मुस्लिम और हिंदुओं के बीच दंगा भड़काया गया, कहां पर हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई को और ज्यादा बढ़ाया गया। ये आप लोगों को अभी उंगलियों पर याद होगा, लेकिन विकास कार्यों के आंकड़े अभी आपको याद नहीं होंगे यहाँ पर सुरेंद्र जी। नहीं बिल्कुल पल्लवी जी, हमने जो काम किया है हम उसी कितना लेकर आए काला धन? आज 2000 बताएं पल्लवी जी, काला धन कितना लेकर आए आप? काले धन पर आए थे ना आप? पल्लवी जी पहले सुनिए आप, 2014 से लेके अब तक आप मैं लौट रही हूँ सुरेंद्र जी। इस समय हम सुनाएंगे नवनीत राणा के वकील क्या कुछ कह रहे हैं।
अशी कोणती वक्तव्य होती ज्या वक्तव्याच्या आधारे 153 कलम लावण्यात आलेलं होतं? अपशब्द वापरून त्यांना चॅलेंज केलेला आहे, त्याचप्रमाणे शासनाला चॅलेंज केलेला आहे. 150 नोटीस देण्यात आली होती की शांतता ठेवणं तुमचं कर्तव्य आहे, त्यामुळे तुम्ही परत जा. परंतु त्यांनी सदरील नोटीसला न मानता त्यांनी शासनाला जे आव्हान दिलं, त्याच्यामुळे त्यांचा जो याच्याविषयी जो वाईट अप्रामाणिक हेतू तो दिसून आला आणि म्हणून हा सुद्धा सेडिशनचा गुन्हा लावण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे आरोपींना जेल कस्टडीत पाठवून त्यांच्या जामिनावर आम्हाला लेखी युक्तिवाद दिनांक 27 तारखेला द्यायला सांगितलेला आहे आणि प्रत्यक्ष युक्तिवाद 29 तारखेला होऊन त्यावर मग निर्णय 29 तारखेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी मिळाली. काय युक्तिवाद हीच कलम का लावलेली आहेत न्यायालयाने ऐकलेली आहेत संपूर्ण आणि सेडिशन का, क्योंकि उनको 149 का नोटिस भी दिया था. अगर वो दूसरे के घर में उनके परमिशन बिना भी जिसके घर में जाना चाहते थे, वो महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है और उनको चैलेंज करते हुए अगर किसी के घर में जाना है तो उसकी परमिशन लेनी जरूरत है. परमिशन ना लेते हुए जब 149 की नोटिस दी गई कि मत जाना, उसके बाद भी उन्होंने स्टेट मशीनरी को चैलेंज किया कि हम जाएंगे ही. इसके लिए उनको सर हिंदी में तो 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में राणा दंपति भेजे गए हैं. अब जमानत के लिए चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं. सुरेंद्र जी, मैं जल्दी से जवाब चाहूंगी सर आपका. अब तक तो आपने खोजबीन कर ही ली होगी कि कितना काला धन वापस ले आए आप. देखिए पल्लवी जी, जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र के अंदर जो है ना लोकतंत्र का हत्या हुआ है, महाराष्ट्र की जनता जो है कभी भी शिवसेना को माफ नहीं करने वाला है. क्योंकि आप ये देखिए, अभी कल ही जो है राजस्थान के अंदर 350 साल पुराने एक मंदिर को तोड़ दिया जाता है. और कोई भी कांग्रेस का नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी का नेता हो या समाजवादी पार्टी का नेता हो या ममता दीदी हो या क्या कहते हैं मायावती जी हो, एक भी किसी ने क्या ट्वीट किया, किसी ने क्या इस पे कोई जवाब जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मिल रही है सर. महाराष्ट्र ये बोल क्या रहे हैं? सिर्फ इतना कहा गया कि हम हनुमान चालीसा एक मिनट चाहूंगा मैं. हनुमान चालीसा आ रही हूँ सर, आ रही हूँ. आप आज उस व्यक्ति को घर से आप उठा लिए और रात भर जो है आप कैसे बेवकूफ लोग आके और बैठ जाते हैं, तो बताएं. विवेक मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे. सुरेंद्र जी जरा सुन लीजिए. हाँ बिल्कुल, मैं सुरेंद्र जी से कहना चाहता हूँ, खैर ये काला धन पे तो ये बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये कुछ किए हो तो बताएं. लेकिन ये जो हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटते हैं फर्जी हिंदुओं को बहकाने के लिए, मेरे इनसे 2 सवाल हैं. पहले तो उन्होंने कश्मीर की बात की. मैं पूछना चाहता हूँ 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार किया गया तो सरकार किसकी थी? उस समय बीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उनको प्राप्त था. और जो वहाँ के राज्यपाल थे वो जगमोहन जी भाजपा के खाते से ही वहाँ पहुंचे थे. तब इन्होंने सरकार क्यों नहीं